दर्शकों नमस्कार। मैं सुजय प्रकाश उपाध्याय हूँ। मैं एक ज्योतिषी हूँ और रोज की भांति आज भी आपके समक्ष एक नई कुंडली लेकर आया हूँ। और यह कुंडली है मूर्धन्य साहित्यकार, अमर साहित्यकार, लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन जी की, जो अमिताभ बच्चन के पिता भी हैं। इनकी कुंडली पर विवेचन करके मैं भी आज अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ, क्योंकि ऐसे परम आदरणीय गहन विचारक, गहन चिंतक और मधुशाला के रचयिता के जन्म कुंडली का विश्लेषण करके कोई क्यों नहीं आघाएगा, कोई क्यों नहीं सौभाग्यशाली समझेगा अपने आप को। तो आइए शुरू करते हैं इनकी जन्म कुंडली का विश्लेषण। इनका लग्न तुला लग्न के हैं। आप स्क्रीन पे देखिए, ये तुला लग्न के आदमी हैं। इनके दूसरे भाव में सूर्य और शुक्र है, पहले भाव में बुध है, तीसरे भाव में केतु है, पांचवें भाव में कुंभ का मकर और शनि है, मंगल और शनि, और नौवें भाव में मिथुन का राहु है, दसम भाव में कर्क का चंद्रमा और बृहस्पति है, और लग्न में बुध है। हम बात ही शुरू करते हैं इनके बृहस्पति और चंद्रमा से। बृहस्पति और चंद्रमा सब कोई जानते हैं गज केसरी योग बनाता है। गज केसरी योग भी बृहस्पति और चंद्रमा कहाँ बैठे हैं, किस प्रकृति में बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं, किस भाव में बैठे हैं, उस तरह से उनकी गुणवत्ता भी बदलती है। अब इस गजकेसरी योग को आप देखिए, इस पर अवलोकन कीजिए। यहाँ बृहस्पति भी उच्च का है और चंद्रमा भी सौग्रही है। इससे बढ़िया, इससे उत्कृष्ट कोटि का गजकेसरी योग भला और क्या हो सकता है। मेष राशि में गजकेसरी योग वह होगा, सही है, अच्छा वो फल देगा, क्योंकि वह मंगल की राशि में है और चंद्रमा भी वही है, बृहस्पति भी वही है, फल अच्छा देगा। लेकिन फल ऐसा थोड़ी दे सकता। यहाँ देखिए, वह बृहस्पति उच्च का है और चंद्रमा स्वगृही है। चंद्रमा मन सो जाता है, चंद्रमा मन का प्रतीक होता है, चंद्रमा कल्पनाओं का प्रतीक होता है, और बृहस्पति देवताओं का पुरोहित है। इनको आजीविका भी उसी तरह से मिली जो बृहस्पति के सद्गुणों को परिलक्षित करता है। वो प्रोफेसर हुए, वो अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, हिंदी में लिखते थे, और लिखना भी कैसा, मधुशाला, मधुकलश, मधुबाला और न जाने कितने वैसे लब्ध प्रतिष्ठित ग्रंथ जिसने उस समय में हिंदी साहित्य में धूम मचा दी थी। इनका जो नक्षत्र है वह अश्लेषा है। चंद्रमा अश्लेषा नक्षत्र में है, चंद्रमा कर्क राशि में है, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है, और अश्लेषा नक्षत्र का स्वामी बुध होता है। बुध शैली का, बुध भाषा का, बुध वाणी का, और चंद्रमा कल्पनाओं का। कल्पना, ज्ञान, वाणी का ऐसा मणिकांचन संयोग किसी विरले कुंडली में ही देखने को मिलता है। इन्होंने कल्पनाओं के माध्यम से जो कविताएं लिखी वह अजर अमर हो गई। इनके आगे बढ़ते हैं इनकी कुंडली में। इनकी कुंडली में यदि हम बात करें इनके भार्या भाव की, इनके पत्नी के भाव की, सब कोई जानते हैं कि इन्होंने दूसरी शादी की थी। क्या यह जन्म कुंडली से परिलक्षित हो पाता है? आइए जरा देखें। भार्या भाव या पत्नी के भाव को हम सप्तम भाव से देखते हैं। सप्तम भाव इनका मेष है, जिसका स्वामी मंगल अपने परम शत्रु के साथ बैठा है। इतना ही नहीं, इनके नवमांश को देखिए। इनके नवमांश में जो सप्तम भाव है वह धनु राशि है, और उसका स्वामी नीच का होके अष्टम भाव में बैठा है। तो इनकी पहली पत्नी श्यामा देवी का निधन हो गया और इन्होंने दूसरी शादी तेजी बच्चन से की। उस समय में इस तरह की दूसरी शादी, और ख़ास करके इस तरह के व्यक्तित्व के द्वारा को अच्छा नहीं माना जाता था। लोगों ने आलोचना शुरू की, तो इन्होंने एक
दिल को छू लेने वाली कविता लिखी थी कि अंधेरे में दीपक जलाना कब मना। इनका बुध भी इनके लग्न में बैठा है और मंगल और शनि इनके पंचम भाव में हैं, जो बाकी चीज़ों को तो उल्लेखित करते ही हैं, बाकी चीज़ों के बारे में बताते ही हैं, लेकिन यह भी बताते हैं कि यह व्यक्ति दृढ़ इच्छा शक्ति का, बहुत जिद्दी किस्म का आदमी होगा। वह लोगों से लोहा ले लेने वाला होगा, क्योंकि जब भी मंगल और शनि एक साथ होते हैं ऐसे जिद्दी व्यक्ति का जन्म होता है। जीवन के झंझावातों से दो हाथ कर लेने की साहस इसमें होती है। यह व्यक्ति साहसी होता है। देखने में तो वह कोमल हो सकता है, छोटा हो सकता है, लेकिन जीवन के तूफानों को वह बहुत ही साहस और जिजीविषा से और कुछ कर गुजरने की तमन्ना से झेलता है। इनकी कुंडली में जो लग्न पे जो प्रभाव है, इनकी कुंडली को देखिए। इनका जो सूर्य है वह अनुराधा नक्षत्र में है और बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि। कहते हैं कि जब भी ऐसा होता है, जब भी वृश्चिक राशि के सूर्य पर बृहस्पति की दृष्टि होती है, तो कहते हैं कि एक ऐसे व्यक्ति का जन्म होता है जिसको ईश्वर प्रदत्त, जिसको ब्रह्म प्रदत्त, जिसको उस नियंता प्रदत्त एक ऐसी बुद्धि होती है जिससे वह किसी भी तरह का कमाल कर सकता है। उसको जब भी अपने उस शक्ति का पता चलता है, उस प्रभाव का पता चलता है, तो वह जीवन में कुछ भी कर सकता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। वृश्चिक का सूर्य हो, खास करके वह अश्लेषा या अनुराधा नक्षत्र में हो, उस पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि हो, तो कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति एक पुण्यमात्मा माता पिता के कोख से जन्म लेता है और उसमें नैसर्गिक प्रतिभा प्रभु के द्वारा प्रदत्त होती है और वह व्यक्ति जीवन में कुछ अद्भुत कर जाता है, और इन्होंने तो अद्भुत कर ही दिया। छायावाद के 3 स्तंभों में से एक स्तंभ हरिवंश राय बच्चन थे। छायावाद का मतलब कि शुरुआती दौर पे आप पढ़ें तो एक साधारण सा अर्थ आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा गहनता से उस पर विचार करें तो उसका अर्थ बदल जाएगा। एक उदाहरण दूं मैं, मदिरालय जाने को चलता है पीने वाला, किस पथ जाऊं असमंजस में है भोला वाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं यह बतलाता हूँ, एक राह तू पकड़ चला चल, पा जाएगा मधुशाला। अब इसका प्रारंभिक अर्थ तो आप मधुशाला से लगा सकते हैं कि कैसे जाऊं, तो कोई रास्ता एक पकड़ लो, मधुशाला पहुंच जाओगे। लेकिन यह जीवन का बड़ा गूढ़ रहस्य इसमें। हम परमात्मा की बात करते हैं, हम मोक्ष की बात करते हैं, हम निर्वाण की बात करते हैं, हम इस 84 लाख योनियों से मुक्त होने की बात करते हैं, इसके रास्ते की बात कहते हैं। ये बोलते हैं रास्ते के लिए क्या झगड़ना, क्या मुस्लिम, क्या ईसाई, क्या सिख, क्या बुद्धिज्म, एक राह तू पकड़ चला चल, पा जाएगा मधुशाला। सब रास्ते एक ही जगह जाते हैं। जीवन और मरण के बारे में भी इन्होंने बहुत कुछ लिखा। मुझे बरबस एक कविता याद आती है इनके बारे में। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। चांद उदित होता नभ में, कुछ शोक मिटाता जीवन का। लहरा लहरा कर शाखाएं, कुछ शोक मिटा देती मन का। बुलबुल तरु की फुनगी पे संदेश सुनाती यौवन का। तुम देकर मदिरा के प्याले, मेरा मन बहला देती हो। उस पार मन बहलाने का उपचार न जाने क्या होगा। उस पार मन बहलाने का उपचार न जाने क्या होगा। उन्होंने केवल इस जीवन की बात नहीं कही, वो अगले जीवन के बारे में भी सोचते हैं। और सब कोई सोचता है, सब कोई सोचता है कि पता नहीं ये शरीर है, आज है कल नहीं रहेगा, हम चिता पे जल जाएंगे, कब्र में दफना दिए जाएंगे, उसके बाद हमारे शरीर का तो जो होना है सो होगा, क्या हम वहीं समाप्त हो जाते हैं? यह हमारी यात्रा उसके बाद भी चलती है।
इस तरह का कुतूहल इन्होंने कविता के इस अंश में प्रस्तुत किया। तो इनकी 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 कुंडली में ऐसे ढेर सारे योग भी हैं जिनके कारण ये इस तरह के यशस्वी और मूर्धन्य साहित्यकार बन सके। मैं कुछ योगों की चर्चा करूं आपको। तो हंस योग कैसे बनता है? जब उच्च का बृहस्पति या स्वग्रही बृहस्पति केंद्र में विराजमान हो जाए लग्न से, तो पंच महापुरुष योग का हंस योग बनता है। और हंस योग बहुत ही अच्छा योग होता है, यशस्वी बनाने वाला होता है। गज केसरी योग अभी अभी हमने चर्चा की। चंद्रमा और बृहस्पति एक साथ बैठ जाएं, एक दूसरे के समसप्तक हों, एक दूसरे से केंद्र में हों, तो गज केसरी नामक योग बनता है। यहाँ गज केसरी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में गज केसरी योग बनने वाला है, जिसने इनको नाम दिया, यश दिया, कृति दिया, गान दिया, प्रतिष्ठा दिया और सर्वोपरि अमिताभ जैसा कृति दिया। इनकी कुंडली में एक और योग है जिसे हम मृदंग योग कहते हैं। इनकी कुंडली में ब्रह्मा योग है। जब 4, 10, 11 में सभी शुभ ग्रह बैठ जाएं तो ब्रह्मा योग होता है। काफ़ी अच्छा योग होता है, इंटेलेक्चुअल के लोगों का होता है। अच्छा, इनकी कुंडली में एक और अद्भुत योग है जो इनके व्यक्तित्व से मिलता जुलता है। उसका नाम ही है सरस्वती योग। सरस्वती योग का निर्माण कब होता है? 3 शुभ ग्रह कौन कौन? बुध, बृहस्पति और शुक्र या तो केंद्र में बैठे हों या केंद्र और दूसरे भाव में बैठे हों या त्रिकोण में बैठे हों। केंद्र, दूसरे और त्रिकोण में यदि ये तीनों कहीं बैठे हुए हों तो सरस्वती नामक योग होता है। इनकी कुंडली में देखिए, बुध इनके लग्न में है, बृहस्पति इनके केंद्र में है और शुक्र इनका दूसरे भाव में। तो बन गया ना सरस्वती योग। और सरस्वती योग बना तो इनसे बेहतर सरस्वती पुत्र कौन हो सकता है? जीवन की छोटी छोटी बातों को अद्भुत तरीके से उकेर देना अपने कविताओं के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से। आप कार्यालय जाते हैं, आप काम पे जाते हैं, आपका ध्यान लगा रहता है अपने घर पे, अपने बच्चों पे। कैसे उकेरा देखिए जरा। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे भी प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह सोच परों में पक्षी के, यह सोच परों में पक्षी के, भरता कितनी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस तरह के कवि थे। इन्होंने जो अपनी जीवनी लिखी है, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार के सोपान तक, ऐसी जीवन वृत्त, इतनी ईमानदारी से लिखा हुआ जीवन वृत्त। और आप इन जीवन वृत्तों को पढ़िए तो आपको इसमें जीवन मिलेगा, आपको इसमें जीवन के त्रासदियाँ मिलेगी, जीवन की पीड़ा मिलेगी, जीवन का कष्ट मिलेगा, जीवन के दर्शन मिलेंगे, आध्यात्म मिलेगा। आपको क्या नहीं, आप एक चीज़ पढ़ लीजिए तो न केवल इनके जीवन से रूबरू होंगे बल्कि कई तरह के ज्ञान से। वो इन्होंने कई तरह के उदाहरण दिए हैं, कहानियाँ हैं इसमें, कविताएं हैं, गज़लें हैं। अद्भुत है, अद्भुत। इनका इंदु लग्न का देखिए तो इनका इंदु लग्न धनु आता है। और इनके व्यक्तिगत धन की बात करेंगे तो इंदु लग्न ऐसा नहीं प्रदर्शित करता कि इनके पास बहुत धन रहा होगा। धन तो इन्होंने देखा अपने बच्चे के माध्यम से, अदरवाइज ये निरंतर संघर्ष ही करते रहे। हाँ, एक बात और, जब मिथुन राशि का राहु 9वें भाव में होता है तो वैसा व्यक्ति विदेश की यात्रा बहुत करता है। इन्होंने विदेश की यात्रा की, इन्होंने तो अपनी PhD ही कैम्ब्रिज से की। तो यह मेरे अनुभव का है, जब भी मिथुन राशि में राहु होता है तो वैसा व्यक्ति विदेशों की यात्रा करता है। इनके बारे में तो कुछ भी कहना सूर्य के सामने दिया दिखाने जैसा है, लेकिन मुझे जो समझ में आया इनकी जन्म कुंडली के बारे में, उसको मैंने छोटी से वीडियो में समेटने की कोशिश की है। मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगता है? यदि अच्छा लगता है
तो इसे स्वीकार कीजिए, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार मुझे निरंतर लौटाते रहिए। आपका बहुत बहुत नमन, आपका बहुत बहुत नमस्कार, आपको बहुत बहुत प्रणाम।